हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का PYQ फॉर जैक बोर्ड। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। जिस तरह से हम लोग सॉल्यूशन में किए थे, इसी तरह से इसमें भी आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता देते हैं कि आप कभी पढ़ रहे हो तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा। उससे क्वेश्चन, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन उसी से आ रही है जैक बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करना शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने काफी अच्छा से उस वीडियो को रिस्पॉन्स दिया जो कि सॉल्यूशन वाला था। तो अभी तो पढ़ रहे हो पहले, लेकिन इससे पहले आप लोग नहीं पढ़ रहे थे। पार्ट 1 वाला टेस्ट हुआ था बट उसमें कुछ अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे थे। कम से कम अभी से तो पढ़ना शुरू किए, अभी से भी करते जाओ। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। इसमें जो भी सॉल्यूशन करूंगा ना वो डिटेल में थोड़ा कर देगा। कहीं इससे अगर हट के भी क्वेश्चन आए तो आप तब भी आप उस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। शुरू करते हैं हम लोग। देखो देखिए, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट 7 to 9 मार्क्स के आसपास आपका इस चैप्टर से आएगा इस बार के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कुछ थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब समझ सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट के बारे में, यानी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में जो उस टाइप का रिएक्शन आता होगा। इलेक्ट्रिसिटी में रिएक्शन बोलने का मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि बैटरी में जो रिएक्शन आ रहा होगा, बैटरी जानते हैं ना, ठीक है, तो बैटरीज में जो रिएक्शन ऑकर्स हो रहा होगा या उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम आपका समय ज्यादा ले लेंगे, अगर ऐसा बात करेंगे तो हम आपका समय ज्यादा ले लेंगे। तो चलिए हम लोग उसमें पहले बात करते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स होती है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सेल, थोड़ी सी आइडिया लेते चलेंगे। टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें एक पार्ट होता है, ऐसा बोल देते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ये एक बैटरी होगा जहां पे केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल्स आपस में रिएक्शन करेंगे और उससे क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट। करंट बोले तो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब यहां पे जो चेंज होगा, केमिकल एनर्जी, सी डॉट लिख रहा हूं, समझ पाओगे ना। सी डॉट बोलने का मतलब, चाहे लिख देते, थोड़ा सा समय लेते हैं आपका। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो केमिकल रिएक्शन मतलब कैसा होगा, केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होगा। ठीक है, तो जैसा रिएक्शन जो खुद ब खुद होता है, इसमें कौन सा रिएक्शन होकर होता है बताओ, तो स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस उस रिएक्शन को कहते हैं जो खुद ब खुद हो जाए। इसी का दूसरा सेंस में बता सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, जब अगर जिंक और कॉपर ले लिया जाए तो आपको बताते चलते। देखिए, दूसरा जो बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, आवाज आ रहा है ना यार, माइक लगाया है ना, हाँ आवाज आ रहा है, हाँ जी, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा बताओ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो कन्वर्ट होता है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा था, इस बार क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई डॉट लिख रहे हैं, समझ जाएंगे ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा बताओ, केमिकल एनर्जी में। मतलब यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, वो खुद से नहीं हो रहा है, उसके लिए तुमको पावर चाहिए। और वो पावर क्या चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तब जाके वो रिएक्शन होगा। तो बताओ, यहाँ पे ये रिएक्शन खुद से हो रहा है क्या सर, तो नहीं हो रहा है। खुद से जो रिएक्शन नहीं होता उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे, बोलो, नॉन स्पॉन्टेनियस। थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में भी याद रखते चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट उठाएंगे तो शायद आपको दिक्कत हो, तो थोड़ा एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। आपको पढ़ा होगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, थ्योरी में हम 5 से 10 मिनट में कवर अप कर देंगे, फिर पीवाईक्यू आपका शुरू कर देंगे। और आपको सीधा सीधा पीवाईक्यू में जंप करना तो थोड़ा जंप कर जाए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये एक ऐसा सेल होगा जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। क्लियर है। दूसरा चीज बात करते हैं, इसमें कुछ कुछ बेसिक सा चीज होता है जो कि आपको पढ़ना होगा, जैसे कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और क्या बोलो, रिडक्शन के बारे में बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन चलेगा वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ही बारे में बात करेगा। तो देखिए, मैंने आपको याद करवाया था क्लासेस में, तो कैसे करके याद किए थे, आपको याद भी आ जाएगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका बताया था, क्या बताया था याद है, लियोजर।
क्या याद रखेंगे बोलो, लियोजर। क्या होता है मतलब समझाते चलेंगे, देखिएगा। लियो का मतलब होता था, बताए थे, लॉस। लियो का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, एल फॉर लॉस, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा बताओ, रिडक्शन। याद रह जाएगा। याद करने का तरीका ही बताते चलूंगा तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, बहुत कम रिएक्शन करेंगे। हम जान रहे हैं कि आप थोड़ा फास्ट में ही करने आए हैं, लेकिन इतना भी फास्ट करेंगे ताकि अगर क्वेश्चन घुमाया फिराया जाए तो भी आप अटेम्प्ट कर पाओ, इसलिए बस कर रहा हूं। तो देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। समझ नहीं आया सर? तो देखिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे जिंक है, जिंक 2+ में जा रहा है और साथ साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। रिएक्शन बैलेंस कैसे होता है, देखिए, एक जिंक इधर है, एक जिंक इधर भी होना चाहिए। चार्ज अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो इस पे क्या समझिएगा, जीरो चार्ज है। क्या बोले, जीरो चार्ज। अब इधर भी क्या आना चाहिए, जीरो। तो देखो 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2+ के कारण 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 निगेटिव चार्ज। तो 2+ और 2 माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए और एलिमेंट भी बैलेंस होना चाहिए, तब जाके इसको कहते हैं बैलेंस रिएक्शन। तो जहां पे जीरो था तो अब इधर भी देखो चार्ज जीरो, एक जिंक एक जिंक। तो देखिए जब भी आपका लॉस कहेंगे ना तो लॉस किस साइड आएगा, प्रोडक्ट के साइड। जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किधर आएगा, प्रोडक्ट के साइड। क्लियर है? तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो उसको कौन सा रिएक्शन बोलिएगा, बोलो ऑक्सीडेशन। क्लियर है भाई? कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। दिख रहा है ना भाई सही से? क्योंकि इस समय हमको थोड़ा डाउट है। बहुत हल्का दिख रहा है क्या? थोड़ा मोटा करते हैं भाई, क्योंकि ये ब्लैक में व्हाइट तो चमकता था, क्योंकि हमको लग रहा था इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। ये क्लियर है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन किधर दिखेगा भाई बताओ, ये क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट के साइड। ठीक है? और साथ साथ देखिए अगर इसका बात करेंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जानबूझकर ये एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये बार बार काम आने वाला है। तो कॉपर 2+ प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देखिए क्या बना देगा, कॉपर। पढ़े होंगे तो बस एक बार रिकॉल हो जाएगा। एक कॉपर, इस पे कोई चार्ज नहीं तो जीरो। तो इधर भी देखो 2+ 2 माइनस। गेन जब भी बोलेंगे ना इलेक्ट्रॉन का गेन, तो वो किधर आएगा, रिएक्टेंट के साइड। क्लियर है? तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कह रहे थे, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे गेन हो रहा है ना दोस्त, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्लियर है? बहुत इजी सा है। अब इसी का एक और टर्म में पढ़ सकते हैं, या तो ऐसा हो या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, और लॉस का उल्टा कर दीजिए। एक तो याद करने का तरीका बताएं, लियो का मतलब याद रहेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जर का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर लॉस का उल्टा करिए तो लॉस का मतलब होता है घटना, घटने का उल्टा करिए तो बढ़ना। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं भी दिया हो तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। देखो जीरो से कहां जा रहा है, 2+। क्लियर है? जीरो से कहां गया, 2+। तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना। तो इंक्रीज होगा तो भी क्या बोलेंगे बताओ, ऑक्सीडेशन। या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहिए या तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो चार्ज होता है ना बच्चा, वही चार्ज को हम लोग कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा तो भी हम इसको क्या कह देंगे बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा तो भी हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। ठीक है? अब इसका उल्टा गेन है, गेन का उल्टा चलाओ बताओ क्या होगा, बोलो डिक्रीज। डिक्रीज, डिक्रीज को हम ऐसा कर दे रहे हैं, आप पूरा वर्ड्स में लिखिएगा लाइक दिस, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा दैट मींस देखो 2+ से कहां जा रहे हैं, जीरो। तो क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो अगर घटेगा तो भी क्या बोलिएगा, अगर घटेगा तो भी आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन। गेन होगा इलेक्ट्रॉन का और ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। देखो 2 से कहां चला गया, जीरो। तो कम होगा तो उस केस में रिडक्शन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उस केस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ये बार बार यूज होगा भाई। अब इसमें एक और टर्म आता है भाई, क्या क्या आ रहा है सर, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बता देते हैं आपको, बहुत आसान से कर देते हैं, एकदम इजी सा। देखिए कहां लिख दूं, फिर ये पेन चेंज हो जाएगा ना। देखिए यहां पे छोटा सा एक टर्म लिखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बार बार बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, इसमें जल्दी से कवर अप करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। एजेंट का काम क्या होता है, जो दूसरे का काम करवा दे। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो करेगा दूसरे को ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज अदर्स, और खुद क्या होगा बताओ, सेल्फ गेट्स
रिड्यूस्ड, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। जो खुद का रिडक्शन करवा दे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दे तो सेल्फ रिड्यूस। खुद का रिडक्शन कौन करवा रहा था, देखो ये वाला रिएक्शन क्या हो रहा था, घट रहा था, देखो जरा, खुद का क्या कर रहा है, रिड्यूस ही हो रहा है ना। रिड्यूस होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम करना। तो जो खुद का रिडक्शन करवाएगा उसको कौन सा एजेंट कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये वाला चीज को क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट का बात करेंगे तो सेम तरीके से देख लो, एक ही बार में खत्म हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा दूसरे को, रिड्यूस अदर्स, और खुद का क्या करेगा, रिड्यूस अदर और सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जो खुद का ऑक्सीडेशन कर दे, तो देखिए जैसे ये वाला खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन 0 से 2 हो रहा है तो बढ़ रहा है ना, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो बहुत आसान सा, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको ये वाला पार्ट को क्या कह देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वाला चीज बार बार यूज होगा, इसलिए थोड़ा बेसिक्स बता दे रहे ताकि हम डायरेक्ट यूज कर पाए। क्लियर है यहाँ तक, ये आना चाहिए, एकदम बेसिक सा चीज है तो आपको ये आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट और बात कर लेते हैं। कुछ ऐसा ले ले जिससे चमके फिर, देखिए उसके बाद थोड़ा सा अगर आप और आगे बढ़ेंगे ना, तो ये तो बात कर चुके हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बताते हैं। वो क्या है, आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। सेल मतलब क्या क्या होता है देख लो एक बार में, ऐसा करके 2 हाफ सेल से मिला के बनाते हैं, देखो इसमें क्या क्या होता है। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल से ही पूछता है आपका सवाल। इलेक्ट्रोकेमिकल अगर बनाने को आ जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलिटिक भी हो सकता है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। यहाँ पे क्या होगा, 2 गो इलेक्ट्रोड होगा, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे जो अंदर में जो चीज रहता है ना उसको क्या कहते हैं बताओ, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे दोस्त, जैसे यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जो एग्जांपल आपको काम में आ जाए, ZnSO4 इसी को कह रहे हैं, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इसको कह रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और इसको हम बोल रहे हैं, यहां पे हम जो डाल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, वहां पे डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट भी क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइट। लिखेंगे नहीं तो कुछ कुछ चीज को समझते चलेंगे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड, जो रॉड होगा ना मेटल का उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड, इसको भी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे कोई भी गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर लगा देंगे या बल्ब लगा दीजिए तो जलेगा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं जलेगा। तो ज्यादा समय तक जलाने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे कनेक्शन करते थे, ग्लास का ट्यूब जैसा रहता था, इसको क्या कहते थे याद है आपको, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज VVI है, अगर आप बात कर रहे हो ना इंपॉर्टेंट में तो सॉल्ट ब्रिज आपको बहुत बार आएगा। यहाँ पे जो होता है ना, जैसे जिंक सल्फेट है तो इसका जो रॉड रहता है वो जिंक का लेते हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट डाला हुआ है तो कॉपर का रॉड लेंगे। क्या होता है, यहाँ पे जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ना और गेन करने का पावर होता है उसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए कुछ बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे रिडक्शन का बात करेंगे तो देखिए क्या हो रहा था, रिडक्शन ये वाला रिएक्शन है, 2 प्लस किस में जा रहा था, 2 में। यहाँ पे हम लोग देते हैं, देखो इसको हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट में, जैसे EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे आपको कहीं कहीं लिखा रहेगा EMF ऑफ अ सेल, या फिर बोलेगा ई सेल, या फिर बोलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इसका इलेक्ट्रोड का पावर, मतलब अगर इस इलेक्ट्रोड को इसके इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या गेन करेगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि हमारा को होने को दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा भाई, देखो जहां पे ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसको क्या कह रहे थे, ऑक्सीडेशन, और जहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसको क्या कह रहे थे, रिडक्शन। तो देखिए जो पावर होता है ना, एक चार्ट करके आता होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पे आपको बात करते थे, एक चार्ट लिखा होगा एनसीईआरटी में ऊपर से लेके नीचे तक देखिएगा, तो उसमें क्या लिखा रहता है, वैल्यू लिखा रहता है। जैसे ये नॉट लिखा रहेगा, नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, ठीक है, प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 298 केल्विन,
तो यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है Zn2+ से जिंक, तो क्या हो रहा है देखो, घट रहा है, 2+ से जिंक में जा रहा है, घट रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और इसका स्टैंडर्ड मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड माना गया है ना, वो रिडक्शन को ही माना गया है, और इसका वैल्यू लिखा हुआ है -0.76 वोल्ट, ऐसा लिखा रहेगा। क्लियर है? और एक का लिखा हुआ है, बहुत आसान से बता रहे हैं, इसको समझिएगा, कॉपर 2+, पूरा बैटरी को खत्म कर दे रहे हैं जल्दी से। अगर कॉपर 2+ अगर कॉपर में जा रहा है तो इसका वैल्यू लिखा रहेगा आपका प्लस, रटना नहीं है, ये आपका गिवन रहेगा 0.34 वोल्ट। देखिए आपको बहुत आसान सा, देखिए ये भी रिडक्शन का वैल्यू है, ये भी 2+ से 0 जा रहा है, रिडक्शन, दोनों का दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा ना वो इलेक्ट्रॉन को खाएगा। रिडक्शन का मतलब आप क्या समझिएगा, इलेक्ट्रॉन को खाना, याद है जर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को खाने का कैपेसिटी है ना उसको क्या बताते हैं, रिडक्शन। तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा ना वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खाएगा। खाने का मतलब है देखिए, और जिसका वैल्यू कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पावर के हिसाब से जिंक क्या करता है, इसमें जाता है Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन पानी में नहीं कूद पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा यहां से, और ये बहते बहते इधर से जाएगा। तो वही अगर आपका गैल्वेनोमीटर होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा देगा, और इलेक्ट्रॉन बहते बहते इधर जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो नीचे में देखिए कॉपर 2+, इसको तोड़िएगा तो इसमें आएगा ना Cu2+, और वही 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बन जाएगा, कॉपर। तो धीरे धीरे देखेंगे ये वाला रॉड क्या होते जाएगा, पतला होते जाएगा, पतला होते जाएगा, और ये वाला रॉड धीरे धीरे क्या होते जाएगा, मोटा होते जाएगा। सुनते जाएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखिए ना जिंक कूद रहा है Zn2+ में, और कॉपर 2+ यहाँ पे जा रहा है, तो ये वाला रॉड धीरे धीरे बताओ क्या होगा, मोटा होते जाएगा, और ये वाला रॉड क्या होता जाएगा, पतला। तो इसको कह रहे हैं थिनर, और इसको कह दे रहे हैं थिकर। रिवीजन भी हो जा रहा है यार, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो सिर्फ सॉल्व कर देंगे तो शायद फिर से अगर कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा दे तो दिक्कत होगा, तो इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए। थिनर हो जाएगा और ये थिकर हो जाएगा। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन जहां पे छोड़ता है ना उसको याद करने का तरीका बता देते हैं, लोन से याद रख लीजिएगा। लोन, लोन का मतलब सर लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट दिख रहा है, लेफ्ट मैक्सिमम में आपका यही आएगा। लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जिंक है ना, जिंक क्या कर रहा है बताओ, जिंक 2+ में कूद गया, पानी में कूदा सॉल्यूशन में, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा। और इसका ए का मतलब होता है टर्मिनल, नाम होता है एनोड, और एन का मतलब होता है निगेटिव। तो देखिए लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इस टर्मिनल का नाम क्या होगा, एनोड, और इसका टर्मिनल का बात करेंगे तो निगेटिव, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भंबार हो जाएगा तो निगेटिव निगेटिव सा दिखेगा, और एक निगेटिव हो गया तो दूसरे को हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे Cu2+ आ रहा तो बहुत सारा कॉपर 2+ यहाँ पे इकट्ठा होते हुए दिखेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको पॉजिटिव सा टर्मिनल बोल देंगे। और इसके क्या कह देंगे, कैथोड। अगर एक एनोड होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल इसका उल्टा कर दीजिएगा, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट। ऑक्सीडेशन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एनोड का क्या हो जाएगा, कैथोड, और निगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक याद रखिएगा, दूसरा का जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। अब रिडक्शन है, राइट साइड में रिडक्शन हो रहा है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, वही ये जो Cu2+ है वो क्या करेगा, गेन कर लेगा, और क्या बना देगा बताओ, कॉपर। कौन गेन करेगा, याद रखिएगा, जब 2 पोटेंशियल दिया हो तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो हमेशा क्या बनेगा, कैथोड। ठीक है, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो क्या बनेगा, कैथोड, और जिसका वैल्यू कम होगा वो क्या बनेगा, एनोड। याद रख सकते हैं या दिक्कत है, बोलो। अब इसको ई सेल निकालने के लिए आपको बहुत बार आता है, जैसे E0 सेल, तो इसको कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे डायरेक्ट, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इससे आप बार बार यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ही बता रहा हूँ, बस हाँ थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आने लगेगा। यहीं तक डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी थ्योरी वाला पार्ट को हम लोग उसी में देखते चलेंगे। ठीक है, तो E0 कैथोड, जैसे इसमें कैथोड है तो कैथोड का वैल्यू क्या है, 0.34 माइनस इसका क्या हो जाएगा, -0.76। दोनों का रिडक्शन वैल्यू ही लेना है, यह वाला वैल्यू जो होगा ना रिडक्शन, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.34 माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 1.10 वोल्ट। यानी इस बैटरी का पावर, ये पूरे मिला के एक बैटरी बनाया ना, इसका बैटरी का पावर कितना होगा, 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे E0 सेल, कैथोड में से क्या करेंगे, एनोड को माइनस कर देंगे। क्लास में पढ़े होंगे तो एक बार बताए भी होंगे, एक बार जस्ट रिकॉल कर दिए। अच्छा, इसका एक और चीज आता है जो कि देख लीजिए, सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपका मिल जाएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा इसे मैं छोटा करना हूं,
सेल रिप्रेजेंटेशन, अच्छा यार इतना पूरा पेज ही हुई। अच्छा मैं इसमें तो यूज ही कर रहा हूँ। देखिए एक आता है सेल रिप्रेजेंटेशन, बार बार इतना बड़ा बड़ा डायग्राम नहीं बना सकते, इसको छोटा कर सकते हैं। देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये बड़ा बैटरी को ना बना के सिंबल में करते, तो इसका सिंबल का कैसे लिखते हैं, देखो ए बी सी। ए का मतलब होता है एनोड पे क्या चल रहा है, बी का मतलब होता है ब्रिज, ब्रिज को क्या करते हैं डबल लाइन से दिखाते हैं, और कैथोड पे क्या हो रहा है वो दिखाते हैं। तो बताओ क्या हो रहा था यहाँ पे, जिंक जा रहा था, जिंक कैसा फेज में है, सॉलिड में, और सॉलिड से किस में कूद गया है बताओ, एक्वस फेज में या लिक्विड फेज में, तो Zn2+ लिख देंगे। जब कोई अलग अलग होगा ना, जैसे ये सॉलिड है और ये एक्वस फेज या लिक्विड फेज में है, तो इसके लिए क्या करते हैं सिंगल लाइन दिखाते हैं। तो एनोड का काम हो गया भाई, ब्रिज की जगह डबल लाइन। कैथोड पे क्या हो रहा था, कॉपर 2+ किस में जा रहा है, कॉपर में, तो कॉपर 2+ कैसा है, एक्वस फॉर्म में है, तो जा किस में रहा है बताओ, एक्वस मतलब पानी वाला, और फिर उसके बाद ये जा किस में रहा है, कॉपर में, तो कॉपर किस में है, सॉलिड। तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन, इतना बड़ा बैटरी ना बना के आप इसको छोटा में भी लिख सकते हैं, तो इसी को कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। याद रखना बहुत आसान है, ट्रिक के फॉर्म में ए बी सी, एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा है रिडक्शन, और बी में ब्रिज, ब्रिज के लिए डबल लाइन दिखा देता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ताकि हम लोग यूज करेंगे तो डायरेक्टली आपको समझ में भी आ पाए। कर सकते हैं ना ये, दूसरे का बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। अगर ये समझ में आया तो वेरी गुड भाई, इससे सवाल आएगा क्या क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वाला चीज, सेल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे क्या काम हो रहा है वो थोड़ा समझ में आना चाहिए, इसलिए किया हूँ। ठीक है चलो भाई, ये बेसिक सा बैटरीज हो गया है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट की तरफ, तो कुछ चीजें था, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब करंट को रोकने का, मतलब अगर करंट जा रहा है ना तो करंट को एक रोकने वाला फैक्टर काम करता है, उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। तो आप रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। दूसरा आपका बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस एक फैक्टर होता है, जितना जैसे ये रोकने वाला फैक्टर है ना, और एक सपोर्ट करने वाला फैक्टर, कितना आसानी से करंट जा रहा है उसको कहते हैं कंडक्टेंस। तो इसको भी याद रखेंगे, कुछ कुछ छोटा छोटा सा टॉपिक है जिसको ध्यान रखिएगा। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, ये सब का डेफिनेशन पूछ सकता है 2 नंबर 1 नंबर में। मोलर कंडक्टिविटी, इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा एम से। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जब रहेगा ना, और 1 सेंटीमीटर या 1 डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस के अपार्ट पे इलेक्ट्रोड जो होगा ना, जो 2 इलेक्ट्रोड बनाए थे, ये इलेक्ट्रोड का दूरी अगर यूनिट डिस्टेंस होगा और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसी को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और क्या बात कर सकते हैं, और हम अगर बात करें, ये सबसे आपसे सवाल मिलेगा थ्योरेटिकल पॉइंट में। सॉल्ट ब्रिज आपका इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट ब्रिज। फिर उसके बाद आपको लॉज के टर्म में देखिएगा तो फैराडेज लॉज से सवाल आता है आपका। फैराडेज का 2 लॉ है, एक है फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, तो जो सवाल आएगा ना वो फर्स्ट लॉ से आपका आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन दोनों आ सकता है, तो दोनों फर्स्ट लॉ भी कर लीजिएगा और दूसरा है सेकेंड लॉ। कुछ अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, ये वीवीआई है, समझ पा रहे हैं ना, इसको वीवीआई मार लीजिए। न्यूमेरिकल्स इससे आ जाएगा आपका, और थ्योरी भी आएगा। और इससे सिर्फ क्या आएगा बताओ, थ्योरी, मतलब डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल करवाए हैं पर न्यूमेरिकल का कोई जरूरत नहीं होगा। फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, फिर उसके बाद कॉलरॉच लॉ। कॉलरॉच लॉ, इससे भी आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, कॉलरॉच लॉ, ये सब भी आप देख सकते हैं, तो कॉलरॉच लॉ से भी आपका सवाल बनते जाएगा। ये हो जाएगा, फैराडेज लॉ हो गया। हाँ, एक आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इससे भी सवाल बन सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, और न्यूमेरिकल्स तो कर ही चुके हैं। और क्या है, और तो कुछ ज्यादा है नहीं। और बैटरीज के बारे में, ड्राई सेल के बारे में देख लीजिएगा। ड्राई सेल, ड्राई सेल टाइप्स ऑफ बैटरीज में आएगा। ड्राई सेल जिसको लैक्लांचे सेल भी कहते हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इससे ज्यादा और आपका कुछ है नहीं। मोलर कंडक्टिविटी करा दिए, सॉल्ट ब्रिज, फैराडेज लॉ, कॉलरॉच लॉ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इतना सारा टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो ये आपका कह सकते हैं इंपॉर्टेंट, मोर और लेस आपका यहीं से आ जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पीवाईक्यू। बहुत ज्यादा समय ले लिया क्या, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करते। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पीवाईक्यू।
आपके सामने है। कुछ कुछ क्वेश्चन को टाइप करने में मुश्किल हो रहा था, फोन से ही बना रहा था, तो उसको मैं कर दिया हूँ यहाँ पे, देखते चलिए, ठीक है। 2024 में 1 नंबर में आया था। हाँ, कुछ बच्चे देखिए जो पार्ट
दिया क्योंकि मेरे को फैराडेज वाला लॉ ही लग गया है। फैराडेज का फर्स्ट लॉ से हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे। देखिए क्या बोल रहा है, पहले देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक करंट भेजे हैं विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। देखिए कैसे आपको लिखा जाता है वो भी बताते हैं। बहुत लोग पेपर गलती करते हैं, एग्जाम में आपको ऐसा करके पेपर मिलेगा, थोड़ा सा देख लो यार, क्योंकि बहुत खराब पेपर लिखते हो आप। राइटिंग थोड़ा सा बढ़िया बना के लिखो और कुछ भी मत भर देना। ये क्या होता है, आपका ऐसा करके रूल रहेगा, मतलब लाइनिंग रहेगा। क्लियर है? स्केल लेके जाना भाई, ऐसा करके रहेगा, समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेना स्केल से और यहाँ पे आप नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा करके। ये नहीं कि बिना लाइन खींचे खींच रहे, कोई बच्चा यहाँ लिख रहा है, कोई बच्चा कहाँ लिख रहा है, और 1 लिखे ना तो फिर स्पेस दीजिएगा। 2 कर रहे हो तो थोड़ा सा 1-2 लाइन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन को अटेंड करिए, क्योंकि डायरेक्टली आप बनाते हैं ना तो कुछ दिक्कत होता है देखने में भी। इसको थोड़ा सा फ्रेश रखिए, थोड़ा साफ सुथरा लिखो। चलिए हम इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स, मतलब टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। इसको सेकंड में बदल सकते हो, बताओ? तो 10, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको 60 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 60 सेकंड, यानी टाइम कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। कर लेंगे। विथ अ करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं ना, आई बोले तो करंट, और ये करंट कितना होता है, 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ, मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे बताओ, W से। तो मास कितना आएगा वो पूछा गया है, कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पे। ठीक है, जैसे अगर और भी सिचुएशन होगा, अगर इसको करंट दे रहे हैं, यहाँ पे कॉपर का रॉड है और नीचे कॉपर सल्फेट है, इसको करंट दिया जा रहा है, तो यहां से जो कॉपर 2+ है ना, वो क्या करेगा, कॉपर पे डिपॉजिट होगा। तो अगर 10 मिनट के लिए करंट पास किया जाता है 1.5 एम्पियर का, तो कितना करंट डिपॉजिट होगा। तो हम लोग पढ़े थे फैराडेज का फर्स्ट लॉ, देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ बताते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ ये क्या बोलता था, मास उतना डिपॉजिट, मास जितना डिपॉजिट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, सॉरी करंट बोल रहे हैं, चार्ज का, क्यू का। और क्यू बराबर क्या होता है बताओ, IT। लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, जरा देखो, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, क्योंकि क्यू की जगह बताओ क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, IT। ठीक है, इसको नीचे ही रहने देते क्योंकि नीचे में नया क्वेश्चन आ जाएगा। क्यू बराबर लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू, क्योंकि ये हमको पता होना चाहिए, Q किसके बराबर होता है, IT। यही है फैराडेज का फर्स्ट लॉ। मास जितना डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं ना तो एक इक्विवेलेंट वेट आता है, इक्विवेलेंट वेट जिसको चाहे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ZIT, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, इसमें कॉम्प्लिकेट कर देंगे, नहीं तो अगर हम इसको कहेंगे अब Z का फॉर्मूला होता है, ज्यादा बता देंगे क्या हम, हमको लगता है कि हम ज्यादा बता देंगे, डायरेक्ट कर दें। देखो अच्छा कर ही लिए तो देखो, जेड को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फैराडे फर्स्ट लॉ भी आपका यहाँ पे निकाल दिए। फैराडे जेड को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और जेड का वैल्यू होता है E/F। एफ को कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 96,000, एक बार समझ लो फिर इसको शॉर्ट कर देंगे, 96,500। ठीक है, 96,500, इसको ही रफ कर देते हैं ना, 96,500 एफ का वैल्यू। और ई को कहते हैं हम इक्विवेलेंट वेट, लिख देते हैं ना इक्विवेलेंट वेट। जेड को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ई को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। और ई का फॉर्मूला जो होता है, अगर जो समझना चाह रहे हैं, और आपको तो इतना नहीं चाहिए था, ई का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन बोले तो यहाँ पे जो यूज करते हैं ना, कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। ये समझो हम पूरा ही डिटेल में बता चुके हैं, इतना आपको नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताते हैं कि क्या होता है। डायरेक्ट क्या होगा देखो जरा, यहां से
वो हम पूरा ही का आपको डेराइव क्या समझा दिए हैं कि पूरा का पूरा क्या होता है। देखो फिर से एक बार, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, Q की जगह क्या लिख सकते हैं IT, I और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो Z आएगा, Z का वैल्यू होता है E बटा F और E का फॉर्मूला होता है M बटा M। M कहते हैं मोलर मास, ठीक है ये ठीक है। अब देखिए आपको इतना नहीं करना है दोस्त, देखो इधर, इसको इतना नहीं करना है, आप इसको इतना ही रखिए। अब से जब भी आएगा ना तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करिएगा। क्या बोल रहे हैं देखो, Z ना यूज करके हम यहाँ पे यूज करेंगे MIT बटा N और F। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अरे Z की जगह डालेंगे तो E बटा F आएगा, तो देखो E बाई F आता, और E की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं M बाई N। तो आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला याद रखें जिससे डायरेक्टली बन जाएगा। M को कहते हैं मोलर मास, जो डिपॉजिट हो रहा है। तो कौन डिपॉजिट हो रहा था, कॉपर। कॉपर कैसा था, देखो कॉपर सल्फेट में कैसा फॉर्मूला में, देखो जरा एक बार, कॉपर सल्फेट अगर बात किया जाए तो कॉपर सल्फेट आपका क्या होगा, अगर इसको तोड़िएगा तो सिर्फ कॉपर के बारे में देखो, मतलब इससे कुछ नया भी आएगा ना तो भी बना पाएंगे। तो ये टूटता है Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, पर डिपॉजिट कौन हो रहा है, सिर्फ कॉपर 2 प्लस। तो कॉपर 2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और जाकर किस में डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर में। क्लियर है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन मतलब यहां से n का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, n का वैल्यू बोलो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन है। m कॉपर का मास दिया हुआ है, देखो क्या बोल दिया है, मोलर मास, यानी m का वैल्यू दिया हुआ है 63 हो गया। I का वैल्यू आपको पता है देखो 1.5, टाइम को लेना है सेकेंड में तो कर लिए हैं टाइम, और क्या है n पता है, f का वैल्यू हम शायद बता दिए थे ना, 96,500 लिख दे रहे हैं, 96500 हो जाएगा। और मास जो आएगा वो ग्राम में, बस वैल्यू डाल दो आंसर आ गया। m का वैल्यू, अब डायरेक्ट इसी को यूज करना, ये वाला गिवन लिख देना भाई कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है वो लिख सकते हैं ना। कंफ्यूज हो रहे हैं या इसको साफ सुथरा कर दे, देख लेना होगा। चाहे देखो इसको मैं डिटेल में अगर करूं तो फिर से समय लूंगा यार, छोड़ो। W के बराबर क्या लिखेंगे, W के बराबर m का वैल्यू को बताओ क्या लिखेंगे, m का वैल्यू है 63, I का वैल्यू है 1.5, T का वैल्यू है 600, N का वैल्यू है 2 और F का वैल्यू है 96,500। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, ग्राम में। सॉल्व कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट को हटाइए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, 10 का टेबल में ये 5 का टेबल में 2 बार में, 5 का टेबल में ये 3 बार में कट जाएगा। 63 किसके बारे में आएगा, 21 का टेबल में आ जाएगा। हाँ ये 21 में जाएगा क्या, 21 में जाएगा, 9, 6, 15, 5, 20, 21 का टेबल में नहीं जाना चाहिए। 20, 40, 60, 80, 4 बार में आएगा आपका 84, 2, 125, नहीं जाएगा। 21 का टेबल में 6 बार में नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं जाएगा लेकिन मोटा मोटी तो चल जाएगा। 46 बार में काट दे क्या हाँ अप्रोक्सीमेटली करके काट देते हैं, जैसे कि हम लोग क्लास में करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हम नहीं सॉल्व करने जाएंगे भाई। 21 का टेबल में अगर काटते हैं 965 को तो ये देखो 125 आ रहा है, वही अगर 6 बार पढ़ेंगे ना तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 125 126 मान के काट देते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली कितना कटेगा, एग्जैक्टली नहीं, ये 45.9 समथिंग आएगा, समझ पा रहे हैं ना, 45.9, तो 46 हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और कुछ काटना है तो काट दो भाई, 6 का टेबल है तो 2 का टेबल में इसको काटो तो 3 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 9, और इसको 46 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 का डबल करो भाई, 50, 45, 45 होता है 90, 90 और 2 92, तो इतना ग्राम के आसपास आपका इसका वेट आ जाएगा। कुछ कुछ को अप्रोक्सीमेशन ले लेना है, तुम लोग तो पूरा छोड़ देता है, तो कुछ को अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, तो 9/92 ग्राम आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, गिवन लगा के ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था ताकि आप फैराडेज फर्स्ट लॉ को समझ भी पाए, क्योंकि वहां पे नहीं बताया था तो यहाँ पे थोड़ा थ्योरी भी बता दिया, ठीक है। डायरेक्ट ये यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट में, थोड़ा साफ सुथरा लिखेंगे भाई, बहुत गंदा लिखता हूँ, थोड़ा सा अब की बार मैं पार्टीशन करके लिखूंगा, पार्टीशन से सही हो जाता है, मैं सही से लिखता हूँ, ठीक है। तब से मैं सबसे स्टार्टिंग करूंगा और पार्टीशन कर दूंगा, ये सही नहीं चल रहा है। देखिए अब यहाँ से ही हम लोग शुरू करेंगे और आपका सही रहेगा। चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल Al3 प्लस है ना, 2 Al,
कितना चार्ज का जरूरत होगा, ठीक है। देखिए समझते हैं, जैसे 1 मोल है, जैसे Al का है 3+, बताओ इसको रिड्यूस करना है किसमें, Al बनाने में, खुद से बताओ तो क्या करेंगे। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, गेन, गेन याद रहेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब खाना, किसको खाना, इलेक्ट्रॉन को। तो 3+ है, यहाँ पे चार्ज 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा, 3। यानी एक इलेक्ट्रॉन को, सॉरी एक एल्यूमिनियम 3+ को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ, 3। तो अगर बोलेगा यहाँ पे इसका मोल कितना दिया हुआ है, देखो जरा 1 मोल, कहीं लिखा हुआ है ना, देखो 1 मोल, तो 1 मोल है, तो 1 को कितना चाहिए था, 3, 1 रहता तो 3, तो अगर 1 मोल है तो इसको भी कितना चाहिए, 3 मोल, कह सकते हैं 3 मोल, ठीक है। 3 मोल को ही 3 मोल क्या चाहिए बताओ, इलेक्ट्रॉन। और आपको एक बताते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 मोल का पता है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, उसी को कहते हैं हम फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट आता कैसे है तो उसके बारे में छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर से लेंदी करेंगे। और जिसको देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आता है ना, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, इसी को क्या वैल्यू होता है, फैराडेज कांस्टेंट, जिसका फैराडेज का वैल्यू क्या था, 96,500 कूलम। और आप बोलेंगे सर क्यों आ रहा है, तो देखिए 1 मोल का वैल्यू तो आपको पता होगा ना, एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 का पावर 23, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये आपको पता होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर -19। इसी को सॉल्व करिएगा ना, इस दोनों को सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो इतना नहीं करना है आपको, बस याद रखना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या वैल्यू होता है बताओ, F। तो कितना मोल है यहाँ पे बताओ, 3 मोल। तो देखिए जब 1 मोल पे F है तो 3 मोल पे बताओ कितना आ जाएगा दोस्त, 3 मोल पे क्या आ जाएगा, 3F। कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना यार, कुछ तो करने का नहीं जरूरत है। ये याद रखिएगा जरूर से, जो ऑब्जेक्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको खाली याद रखिएगा, ये कैसे आ रहा है उसका कोई जरूरत नहीं है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बताइए, 96,500, ठीक है। और वो उसका वैल्यू को क्या बोल रहे हैं, फैराडेज कांस्टेंट। F को क्या कहते हैं बताओ, फैराडेज कांस्टेंट। इसे साफ सुथरा लिख रहा हूं, उस समय गिजर गिजर कर दिया यार, फैराडेज कांस्टेंट। तो 3 मोल पे है, 3F आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दो, 3F का वैल्यू को क्या रखेंगे, 96,500, सॉल्व कर लो, 0 0 5 दिया है, 15 का 5, कैरी 1 18, 1 19 का 1, कैरी 1 27 और 1 28, इतना कूलम चार्ज आना चाहिए, क्योंकि फैराडेज के लिए कूलम में आता है। तो इसका देख लेना है 28,000, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्लियर है। फिर से सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन को, 1 एल्यूमिनियम को कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल को कितना चाहिए, 3 मोल। और 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, F, तो 3 मोल पे कितना हो जाएगा, 3F। F का वैल्यू डाल दो, ठीक है, इजी सा, ध्यान दीजिए। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट एक टर्म होता है जिसको हम लोग पढ़ते थे, सेल कांस्टेंट। देखिए सेल कांस्टेंट, इसको भी देख लीजिएगा, सेल कांस्टेंट इसको डिनोट करते हैं G स्टार से। हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे तो G स्टार क्या होता था, लेंथ पर यूनिट एरिया, लेंथ पर यूनिट एरिया, लंबाई बटा एरिया को कर देंगे, वही उसका क्या हो जाता था, सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये याद रख सकते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया, ठीक है। और इसका यूनिट देखिए, हम लोग जो केमिस्ट्री में बात करते थे छोटा छोटा चीज का, ठीक है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटा, नीचे में बचा 1/सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का पावर -1, ठीक है। तो सेंटीमीटर का पावर -1, ऑप्शन नंबर 4 कर सकते हैं। ध्यान रखते चलेंगे ना, कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं तो उसको याद भी रखते चलेंगे। सेल कांस्टेंट टर्म है, पढ़े होंगे तो याद होगा, यूनिट भी डायरेक्ट याद रखिए, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। मॉलिक्युलैरिटी, अच्छा ये मैंने दे दिया है केमिकल काइनेटिक्स का यार, ये मॉलिक्युलैरिटी केमिकल काइनेटिक्स का है। मॉलिक्युलैरिटी क्या होता था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, मॉलिक्युलैरिटी कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा ना एलिमेंट्री रिएक्शन में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितना एलिमेंट्री, मतलब जो सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन में जितना भी आपका हो, केमिकल काइनेटिक्स का है, देख लो, जो एक स्टेप में चल जाता है ना, जो एक स्टेप में चला जाए उसको कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एक से ज्यादा स्टेप में जाता है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मॉलिक्युलैरिटी जो डिफाइन करते हैं वो कौन सा रिएक्शन के लिए करते हैं, एक स्टेप, एक स्टेप को क्या कहते हैं बताओ, एलिमेंट्री। देख लो, अब लिख दिए तो देख लो इसको, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, एक स्टेप में होना चाहिए।
मॉलिक्युलैरिटी मतलब के वो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। रिएक्शन होने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। जीरो मॉलिक्यूल का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? मॉलिक्युलैरिटी है तो कोई ना कोई तो होगा, रिएक्शन करेगा। जैसे देखिए, अगर ए वो रिएक्टेंट में है और कुछ प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें रिएक्टेंट में के वो स्पीसीज है एक, तो इसका मॉलिक्युलैरिटी क्या हो जाएगा 1। अगर दो वो है 2A है और ये प्रोडक्ट दे रहा है तो इसका मॉलिक्युलैरिटी क्या हो जाएगा 2। कर सकते हैं ऐसा करके। अगर ए और बी है और ये कुछ दे रहा है प्रोडक्ट, कितना मॉलिक्यूल्स है 1 2, तो मॉलिक्युलैरिटी 2। तो पूछ रहा है इसमें कि कौन सा है चीज जो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल कुछ नहीं होगा जब यहाँ पे क्या रिएक्टेंट होगा ही नहीं। जैसे यहाँ 0 है तो 0 कुछ प्रोडक्ट बना पाएगा क्या? नहीं। कम से कम एटलीस्ट कितना होना चाहिए बताइए? मॉलिक्युलैरिटी का वैल्यू कम से कम होना चाहिए 1। ये 0 में होगा तो नहीं, तो इसका आंसर सीधा सीधा कर सकते थे 0। 0 नहीं होगा। मॉलिक्युलैरिटी के लिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 रेयर बोलते हैं बट होता है 3, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 वाला चीज क्या होता है? रेयर। यहाँ पे पूछा पॉसिबल ही नहीं। चलते हैं भाई, ये केमिकल काइनेटिक्स का था। देखो ये वाला चीज बार बार पूछा जा रहा है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। फिर से ये तो खुद से बना लो, थोड़ा पॉज करके लिखो। यहाँ निकेल है ना, निकेल को ऐसा गलत लिखा हुआ है, इसमें Na होता है। कॉपर इलेक्ट्रोड, निकेल और कॉपर इलेक्ट्रोड क्या बताए थे? E0 निकालना है, तो E0 के लिए बताए थे, बताओ फॉर्मूला खुद से निकालो पॉज करके। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कॉपी पेन लेके बैठा करो, खाली देखने से कुछ फायदा नहीं होगा, तो फिर देखते रह जाओगे बार बार। जब भी पढ़ रहे हो तो एक कॉपी बनाओ और उसको लिखते भी चलो, ठीक है। कैथोड, कैथोड किसको बताए थे? जिसका वैल्यू ज्यादा है, तो इसका वैल्यू ज्यादा है 0.34। जिसका वैल्यू कम होगा उसको क्या कहेंगे? एनोड। सॉल्व करो, 14 में से 9 5 गया तो बचेगा 9, 2 में से 2 गया तो 0, तो 0.09 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा 0.09 वोल्ट, ठीक है। कर सकते हैं ना भाई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, देख लो बार बार आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ, इफ 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 होता है, गलत है यहाँ पे। इट विल लिबरेट कितना ग्राम कॉपर? अगर करंट पास करेंगे तो फिर बताए थे 96,500 कूलम का इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया। देखो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन खाता है तो क्या बनता है? कॉपर। 96,000 कूलम को क्या बोलना चाह रहा है? देखो, अगर इतना कूलम का इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? कॉपर का मास लिखा हुआ है, ठीक है। कॉपर का मास को आपको एग्जैक्टली बता देते हैं। मास ऑफ कॉपर कितना होता है? 63.5 ग्राम पर मोल। एक मोल लीजिएगा, मोलर मास तो 63.5 होता है, ठीक है। एक मोल के लिए होता है 63.5। अच्छे, मोल के टर्म में बताओ। एक इलेक्ट्रॉन, देखो अगर एक कॉपर होगा तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अगर ये 1 मोल होगा तो इसका कितना मोल चाहिए होगा? 2 मोल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 2 मोल को क्या बोल सकते हैं बताओ? इसको कितना फैराडे चाहिए होगा? 2 फैराडे में क्या होगा बताओ? 1 मोल, अरे मोल का 2 मोल इलेक्ट्रॉन, जैसा कि बताए थे। चार्ज ऑन 1 मोल, 1 मोल पे जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? फैराडे, ठीक है। तो उसी तरह से अगर 2 मोल है तो इसको कह सकते हैं 2 फैराडे है। और 1 मोल का जो मास होता है बताए हैं, 1 मोल का मास कितना होता है? 63.5, ठीक है। और F का मतलब क्या होता है बताओ? सिंपल सा ऐसा ही कर लेते हैं, 96,500 कूलम। तो यहां पे 63.5, देखो इसको कहते हैं उल्टा तरीके से, यानी आपको 2 फराडे में कितना मास आ रहा है बताओ? 2 फराडे में कितना मास है? 63.5 है, 63.5 ग्राम। बट आपसे क्या दिया हुआ है? 96,500। 96,500 को क्या लिख सकते हैं? F। तो अगर 2 का पता है 63.5 तो 1 का कितना होगा बताओ? 63.5 बटा 2। इसको सॉल्व करो तो 3 1 और ये 0.75, तो 39.75 चल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखो कैसे कर रहे हैं, फिर से सुनो। एक कॉपर पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल पे कितना आएगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आ जाएगा? 2F।
तो 2f पे कितना इलेक्ट्रॉन, एक मोल का मास कितना होता है भाई, याद रखना है, एक मोल का मास होता है 63.5 मोलर मास, आप पढ़ते होंगे। तो एक मोल अगर कॉपर को इकट्ठा करिएगा ना तो उसका मास आएगा 63.5। तो एक मोल की जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ग्राम में निकालना है, तो 63.5 ग्राम लिख दिए, तो वही लिखे 2f में कितना 63.5 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो एक f में, f क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 96,500 को जस्ट बताए हैं f। देख रहे हो फराडेस का सब फर्स्ट लॉ से काम आ रहा है, तो फराडेस फर्स्ट लॉ जरूर देख लेना भाई, मैंने इसलिए डिटेल में भी बता दिया है, इसलिए कोई भी फालतू नहीं, आप सबको देखते चलो, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। देखिए तो 2f में कितना है 63.5 ग्राम, तो एक फराडे में कितना आ जाएगा 31.75 ग्राम। कर सकते हैं ना, दो में है इतना तो एक में कितना, उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे 2 पेन का दाम है 10 रुपया, तो एक पेन का दाम कितना होगा 5 रुपए, डिवाइड ही कर रहे हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 31.75, तो वो आंसर के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। मोल के टर्म में ही डील करेंगे, अगर मास चाहिए होगा तो मास आप लिख सकते हैं। बोलेंगे कॉपर, तो कॉपर इससे पहले वाला में मास दिया होगा, तो एग्जाम में दिया रहेगा, और नहीं भी है तो याद रखिए थोड़ा सा 63.5 होता है, ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं फॉर अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कुछ नया नहीं है, जो हम लोग पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसी को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। बस शर्त यही है कि एनोड और कैथोड पे क्या हो, एनोड पे जिंक हो, कैथोड पे क्या हो, कॉपर वाला। बताओ याद किए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये लोन से खत्म कर लीजिएगा आप। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही बात। आपसे क्या बोल रहा है, नॉट करेक्ट। कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर एनोड नेगेटिव है तो कैथोड क्या होगा बताए थे, आर आर सी पी, स्टार्टिंग में जो बताए उसी से यूज कर रहे हैं ना। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, और ये क्या होता है नेगेटिव होता है। राइट में रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, और ये क्या होगा पॉजिटिव। तो कैथोड कैसा होता है पॉजिटिवली, ये भी सही है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, नहीं एनोड पे क्या होता है बताओ, ए का मतलब एनोड लिख देते हैं, याद रख लीजिएगा एनोड, एन का मतलब होता है नेगेटिव, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और एल का मतलब होता है क्या लेफ्ट। तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बोल रहा है रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, तो एनोड पे क्या हो रहा है देखो ऑक्सीडेशन, तो ये गलत है ना। और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, तो आर का मतलब है रिडक्शन और सी का मतलब है कैथोड, तो ये तो सही है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा गलत है, तो गलत में कौन सा आंसर को मार के आइएगा बताओ, ये वाला ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है, टिक मारना होगा। वो तीनों सही है, ए बी और डी, सी गलत है, तो सी को आपको टिक करना है, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। चलो भाई जल्दी जल्दी करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ये सब डायरेक्ट बना सकते हैं यार, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी ऐसा कह देते हैं, लैम्डा एम, ठीक है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, जब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट रहे, जैसे मान लीजिए अगर आप बना रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए 1 मोल, और इस केस में जितना करंट आएगा, जितना करंट आएगा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से, और इसके जो बीच का जो दूरी होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए यूनिट डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अगर ऐसा कंडीशन होगा तो उसी केस को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000/m, जो मैक्सिमम केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और इसका यूनिट याद रख लीजिएगा, कप्पा का यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और लैम्डा एम का यूनिट होता है, करके नहीं देख रहे हैं बस आपको उसको बताते जा रहे हैं, साइमन करके दिखा दे क्या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये हो चुका है, इसका यूनिट डायरेक्ट याद रखिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, अगर मिल जाएगा आपको फर्स्ट ही ऑप्शन। और आप चाह रहे हैं कि क्यों हो रहा है तो देख लीजिए क्या बोल रहा है, जिसको देखने का जरूरत है देख लो। कप्पा की जगह क्या यूनिट रखेंगे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 का कोई यूनिट नहीं, मोलैरिटी का यूनिट होता है आपका मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और लीटर को अगर यूनिट में देखा जाए तो लीटर ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर में बताए हैं ना, लीटर का यूनिट को आप 1 लीटर बराबर होता था, 1 लीटर होता था बराबर 1000 लीटर का बराबर होता था। हाँ, अगर यूनिट का कन्वर्जन हम क्यों कर रहे हैं, यूनिट से कन्वर्जन हमको जरूरत नहीं है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता था अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए लीटर को आप किस में लिख सकते हैं, अरे लीटर वॉल्यूम मेजर करता है ना, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं,
अलग आएगा, 1 लीटर में अलग सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता था उसकी वजह से कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब याद करने का टंकी का तरीका बताया था, अगर टंकी ले लीजिए उसमें 1-1 मीटर का लेंथ ब्रेथ और हाइट है तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है, तो इसका यूनिट का कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो लीटर को ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं बताओ, लीटर की जगह यूनिट ना लिख के क्या लिख दे रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर में एक टर्म है तो इसको डिवाइड कर देंगे 1 से, और ये वाला नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा, साइमन सेंटीमीटर का पावर -1, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये +3, और ये मोल अगर ऊपर जा रहा है मोल तो इसको क्या कर देंगे, मोल का पावर -1। इसको सॉल्व करिएगा तो वही आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये ऐसा निकाल भी सकते हैं बट कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखिए लैम्डा एम का वैल्यू होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और कर रहे हैं तो आपको अगर ये भी समझ में आ रहा हो तो कर सकते हैं, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और लीटर को अगर आप लिख सकते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। चलें आगे भाई। बोलता है कौन सा गुड कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर पता है, देखिए 2 टाइप का कंडक्टर होता है, एक तो रॉड, मेटल उटल का रॉड डायरेक्ट कंडक्ट कर सकता है करंट, जैसे आपके वायर में जा रहा है वो क्या है, मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर। और दूसरा क्या कर सकता है, आयंस, जैसे नमक को डाल दीजिए पानी में, NaCl को पानी में डाल दिए तो क्या हो जाता है, ये दूर दूर हो गया, जैसे ही पानी में डालेंगे ना तो ये Na+ हो गया और क्या हो गया, Cl-, तो दूर दूर है तब ये आयंस भी घूम सकता है। लेकिन वही अगर सॉलिड फॉर्म में लीजिएगा ना नमक को तो करंट नहीं कंडक्ट करेगा सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि Na+ और Cl- दोनों एक दूसरे को जकड़ा हुआ है, कोई मूव करना नहीं चाह रहा है, तो इस केस में ये कंडक्ट नहीं करता है। तो कॉपर मेटल करेगा, एक्वस मोल्टेन पिघला हुआ स्टेट में भी करेगा, NaCl करेगा क्या, तो नहीं करेगा। तो ऑप्शन में पूछा गया है कौन सा नॉट गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर क्या ये वाला में ऑप्शन में क्या होगा, जो नहीं कर पाएगा तो कौन होगा, NaCl सॉलिड। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जरूर देख सकते हैं आराम से। चलें आगे। सॉल्ट ब्रिज भाई, सॉल्ट ब्रिज आ चुका है आपके सामने, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता था बताओ, बताए थे डायग्राम, डायग्राम फिर से नहीं बनवाओ, ठीक है। डायग्राम में क्या होता था, एक इधर साइड आपका रहता था हाफ सेल, इधर भी एक हाफ सेल रहता था, इधर आपका एनोड रहता है, यहाँ पे भी एनोड रहता है, यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पे एक ऐसा करके ग्लास का जो रॉड रहता है, ये उल्टा यू ट्यूब टाइप का शेप रहेगा, उल्टा यू दिख रहे हो, इसको कहते हैं सीधा यू और इसको कह रहे हैं उल्टा यू, तो इन्वर्टेड यू। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, हम उस सब पे नहीं बात कर रहे हैं, हमको सॉल्ट ब्रिज पे बात करना है। सॉल्ट ब्रिज ये बार बार आ रहा है, इस बार भी आने का चांसेस है आपको, तो इंपॉर्टेंट रखिएगा। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक ग्लास का इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है जिसमें क्या क्या होता है बताओ, सॉल्ट होता है, सॉल्ट लाइक KCl KNO3, और इसमें अगर अगर का पेस्ट टाइप का रहेगा, समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब एकदम क्या बोल सकते हैं, जेली टाइप का रहेगा, जेली टाइप का, अगर अगर, ठीक है। अगर अगर इसमें प्रेजेंट होता है, ये 2 हाफ सेल को कनेक्ट करता है, और इससे फायदा क्या होता है आपका, ये सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के रखता है। जैसे Zn2+ जो इकट्ठा होते जा रहा था ना यहाँ पे, उसको क्या करता है, यहां से जो निकलेगा ना वो निगेटिव वाला पार्ट निकल जाएगा, जैसे इसमें K+Cl-, तो यहां से Cl- निकल जाएगा और इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पे भी सल्फेट माइन जो एक्स्ट्रा था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा K+, तो ये सेल में न्यूट्रलिटी बना के रखता है, ठीक है। तो उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्या लिखेंगे, थ्योरी वाला चीज है फिर भी मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। इट इज एंड, नोट्स में भी लिखा होगा वही चीज लिख रहा हूं, इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, 2 नंबर का है तो बहुत ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग सॉल्ट लाइक KCl KNO3, 2 बजे से क्लास भी है भाई मेरा, आज तो यहीं पे खत्म हो जाएगा क्या। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, तो जल्दी जल्दी करेंगे भाई, कंटेनिंग लाइक salt like KCl KNO3 etc with अगर अगर जेली, अगर अगर जेली,
और इसके बारे में कुछ पॉइंट क्या करेंगे, ये दो हाफ सेल, इसको कहते हैं एक पार्ट और इसको कहते हैं एक पार्ट, तो ये दो हाफ सेल को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। तो लिखेंगे इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल, ठीक है, ये दो हाफ सेल को कनेक्ट करता है। उसका बोलता है मेंशन इट्स फंक्शन, तो फंक्शन के बारे में भी लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स, फंक्शन में लिख लीजिए फंक्शंस, ज्यादा नहीं लिखना है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और ऐसा नहीं कि इधर वाला आयन इधर चला जाएगा, इधर वाला आयन इधर चला जाएगा, तो ये डिफ्यूजन होने से भी रोकता है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट प्रिवेंट्स डिफ्यूजन ऑफ, डिफ्यूजन मतलब मिलने को नहीं देगा, इट प्रिवेंट्स डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलने भी नहीं देगा। और भी बहुत सारा चीज है, उसको भी आप एडअप कर सकते हैं। ये सेल सर्किट को कंप्लीट भी कर रहा है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट भी कर रहा है। तो पर 2 नंबर में बहुत ज्यादा नहीं लिखने का है, इतना लिखेंगे मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। सॉल्ट ब्रिज VVI है, जरूर देखिएगा, ये बार बार आ रहा है, अभी आप आगे देखोगे फिर से आया हुआ है। चले आगे, 2 नंबर 3 नंबर में सही है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर डायग्राम थोड़ा बहुत आता है तो बना दिया कीजिए, और नहीं आता है तो छोड़ दिया करो। डायग्राम में क्या होता था, एक हम लोग लिए होंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड था। जो पोटेंशियल लिख रहे थे ना 0.34 कॉपर के लिए, वो बेसिकली इसी से निकाल के लिखते हैं। इसका पोटेंशियल को हम लोग इंसान लोग माने हैं कि इसका पोटेंशियल क्या होता है, 0। ये क्या होता है देखिए, इसमें रहता है HCl का सॉल्यूशन, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है 1 मोलर। यहाँ पे एक ग्लास का ट्यूब रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, यहाँ से जाता है आपका हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे एक होल करके वायर लटकाया जाता है प्लेटिनम का, ठीक है। इसको कहीं बांध देंगे, यहाँ से कौन जा रहा है H2O, किसमें आ रहा है 1 ATM में। टेम्परेचर भी रहेगा आपका वही रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। नीचे में क्या आएगा बताओ H+, और यहाँ से पास क्या क्या आ जा रहा है H2 गैस, ठीक है। यही होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसका पोटेंशियल को हम लोग क्या मानते हैं 0, ठीक है। तो इसके बारे में लिख दो भाई, डायग्राम बना दोगे तो ज्यादा बेटर रह जाएगा। ये जो है प्लैटिनम का वायर, अब इसी के बारे में लिख दो या और क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में क्या लिखेंगे देखिए, इसका आंसर ऐसा लिखा करो, आंसर 13, थोड़ा सा स्पेस दिया करो, जो भी है ना इसको स्पेस दिया कीजिए। क्या बोलेंगे इसमें लिखो, पहले जो टॉपिक है इसका नाम लिख लिया करो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये दोनों के जैसा काम कर सकता है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड which is used to measure the potential of other electrode। इसी की मदद से निकालते हैं, जैसे जिंक का निकाल रहे हैं, कॉपर का निकाल रहे हैं, सिल्वर का निकाल रहे हैं, सब इसी की मदद से। जितना भी पोटेंशियल निकालते हैं वो हाइड्रोजन, तो इसलिए इसको रेफरेंस माना गया है। और इसका पोटेंशियल कंसीडर करते हैं इट्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज कंसिडर्ड, ठीक है, इज कंसिडर्ड टू बी 0। इसका पोटेंशियल को क्या मानेंगे 0। रिडक्शन पोटेंशियल जैसे EH+H2 होगा, उसका वैल्यू को क्या माना गया है 0 वोल्ट। तो इसका 0 है, तो जो भी बैटरी में पावर दिखा रहा होगा वो किसका दिखाएगा, इसका 0 है, तो बगल वाला कहीं जो होगा पावर वो वही दिखा देगा, कह सकते हैं ना। इसमें क्या करते हैं, प्लैटिनम वायर को डिप करते हैं, इधर से हाइड्रोजन गैस डालते हैं 1 ATM प्रेशर पे, और यहाँ पे नीचे रहता है 1 मोलर कंसंट्रेशन H+ आयन का, और यहाँ पे ये जो रॉड है और इसमें जो लटका हुआ है वो भी प्लैटिनम का ही है, क्योंकि प्लैटिनम को कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये खुद रिएक्शन नहीं करेगा, यानी रिएक्शन किसके किसके साथ होगा, हाइड्रोजन और H+ के साथ।
रिएक्शन ये दिखा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसके बारे में इतना लिख लीजिएगा। डायग्राम बना सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं, इन दिस platinum wire immersed in 1 molar HCl solution and H2 gas is passed at 1 atm pressure and temperature is 298 Kelvin। अगर और आप लिखना चाहते हैं तो इसके बारे में भी कुछ लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्लैटिनम वायर को इमर्स्ड मतलब डुबोया जा रहा है किसमें? HCl सॉल्यूशन में, जिसका कंसेंट्रेशन है 1 मोलर, H2 गैस पास करते हैं, जिसमें कितने में पास करते हैं? 1 atm में, और टेम्परेचर कितना रहता है? 298 केल्विन। तो 2-3 लाइन और बना सकते हैं। ठीक है, ये बता चुके हैं, हो जाएगा। डायग्राम बना दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। फुल मार्क्स चाहिए तो थोड़ा डायग्राम बनाया करो। चलते हैं हम आगे की ओर। कंडक्टेंस, सिर्फ कंडक्टेंस के बारे में पूछा है, कंडक्टेंस के बारे में 2019 में ही पूछा है। तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में जी से भी शायद कर रहा है, कंडक्टेंस को सी से। ये रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का। इट इज, बताए थे ना, जितना आसानी से करंट चले, इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी सी किसके बराबर होगा? 1/R। इसका अगर यूनिट की बात की जा रही है तो यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो इसको ऐसा 1/ओम लिख सकते हैं। ओम को उल्टा भेज देंगे तो ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सी में एस से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, इट मीजर्स, ये क्या बताता है? ये कितना आसानी से जाएगा। रेसिस्टेंस क्या करता है? रोकता है। तो रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा करेगा, ये क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। इट मीजर्स with how is current flows in a conductor। ये बेसिकली कंडक्टर में बात करें, जैसे एल्युमिनियम का, जिंक का, ये सब के लिए बात करते हैं। कितना आसानी से बहेगा करंट, वो उसको मेजर करता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? कंडक्टेंस। और ये रेसिप्रोकल होता है 1 मतलब रेसिस्टेंस का, तो इसको कह देंगे 1/R। सिंपल सा कर सकते हैं, 1/R कर देंगे भाई। सिर्फ कंडक्टेंस पूछा है तो यही करेंगे। चले आगे देख लो। हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखिए डिफरेंस आ गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल याद है, जो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़े, इलेक्ट्रॉन छोड़े उसको कहते थे ऑक्सीडेशन। तो उसमें जितना पोटेंशियल का मतलब जितना पावर का यूज हो रहा होगा, पोटेंशियल का मतलब क्षमता का यूज हो रहा होगा, उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? जिसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पावर। जैसे देखिए एग्जांपल दे देते, 3 मार्क्स में आया है। डिफरेंस जब भी आए तो थोड़ा सा अगर आप इस तरह से बना दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, साफ सुथरा रहता है। थोड़ा और बड़ा कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता ना, तो पूरा यही हिल जाता है। इसको अलग करते हैं। क्या नोटिंग कर रहे हैं? देखिए इसका बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए जैसे लेफ्ट साइड याद है आपको, अगर डायग्राम बना रहे थे तो यहाँ पे जिंक था, इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा था याद है, जिंक सल्फेट ले रहे थे ZnSO4। यहाँ पे क्या हो रहा था? जिंक किसमें आ रहा था? Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा था, और यही दो इलेक्ट्रॉन बह रहा था, और यहाँ पे रॉड में आ रहा था। किसका रॉड था? कॉपर का। और नीचे में कॉपर 2+ था, यहाँ पे क्या था बताओ? Cu2+। Cu2+ यहाँ से उछल के यहाँ जा रहा था। जो ये, अरे भाई ये बंद कैसे हो गया? बंद हो गया भाई, रुक जा, लाइट फ्लक्चुएट हुआ है इसलिए। हेलो, आवाज तो आ रहा है, ठीक है, चला देंगे इसी में।
ठीक है, तब तक ब्रेक ले लेते हैं हम भी, ऑन होता है तब तक पानी उनी पी लेते हैं। चालू हो गया भाई। बस वो मतलब गायब ना हो जाए यार, क्योंकि सेव तो किए नहीं थे। यस, ये अच्छा है, नहीं तो फिर तो लाइट फ्लक्चुएट किया तो इसलिए बंद हो गया। स्टार्टिंग से खुल गया था, बट कोई बात नहीं, हम लोग आ जाते हैं उसमें। इतना सारा चीज़ पढ़ ले रहे हैं, अगर आप अभी भी पढ़ ले रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और देखिएगा ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में भाई। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखिए एक साइड इधर हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख रहे हैं, एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना भाई, मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं हमेशा स्टैंडर्ड माने हैं ना। देखिए यहाँ पे एक रॉड था, जिंक किस में आ रहा था पता है ना, जिंक था Zn2+ में आ रहा था, और यहां से जो था कॉपर 2+ किस में जा रहा था, कॉपर में। ठीक है, और यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, तो यहाँ पे देख रहे थे तो जेड को जिंक Zn2+ में जा रहा था, और साथ में क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था। बात समझ में आ रहा है? तो इस केस का जो पावर होगा ना पोटेंशियल, किसके किसके साथ था, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का पावर होगा। इस केस में जो पोटेंशियल होगा इसको क्या बोलना चाहिए बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका डीप में हम नहीं जा रहे हैं, बस आपको डेफिनेशन में तो डेफिनेशन बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉपर 2+ है, तो देखो कॉपर 2+ क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा था और क्या बना रहा था, कॉपर। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन। समझा दे रहे, फिर डेफिनेशन लिख देंगे, वो आपको नहीं लिखने की जरूरत है, जो लिखने वाला पार्ट है उसको तो लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो इस केस में जो पोटेंशियल इन्वॉल्व होगा उसी को क्या कह रहे हैं, कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के पावर को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और ये कहां होता है ऑक्सीडेशन बताओ, एनोड पे। क्या रिडक्शन मतलब कहां होगा बताओ, कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर। ठीक है, तो देखिए इट इज द पोटेंशियल, it is the potential which, खुद से भी बना सकते हैं, which occurs at anode, here oxidation reaction occurs। यहाँ पे क्या होता है, खुद से बनाते जाओगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर्स करता है। एग्जांपल लिखना चाहते हो तो ऐसा बना के भी लिख सकते थे, इन दिस इट इज अ पोटेंशियल व्हिच ऑकर्स एट एनोड, हियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर्स। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हियर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन metal electrode and electrolyte। जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके किसके बीच में, देखिए ना, जिंक है आपका रॉड और ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट। हेयर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, हेयर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। क्या लिखेंगे बताओ, Zn था, जैसे इस एग्जांपल के लिए बात किया जाए तो Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाते हैं, देखिए समझाते हैं आपको कि क्या होता है, समझा दें, समझ जाओगे। E0 से तो पोटेंशियल बात करते थे दोस्त, यहाँ पे देखिए जिंक में जा रहा है, जिंक 2+ में, जिंक जा रहा है Zn2+ में। हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन मानते हैं, किसको मानते हैं याद है,
रिडक्शन को। लेकिन अभी ये वाला कौन सा चीज लिख रहे हैं बताओ, जिंक जा रहा है Zn2+ में, इसी को क्या कह देंगे बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है या क्या हो रहा है, जिंक जा रहा है 0 से 2+, बढ़ रहा है ना यार, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का जो पोटेंशियल हो रहा है उसी को क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आ रहा है बात समझ में? इसका वैल्यू नहीं लिख रहे, परेशान हो जाएंगे नहीं तो आप, ठीक है। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कोई जरूरत भी नहीं है, इतना लिख देंगे फुल मार्क्स आ जाएगा। अब आते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, सेम कहानी गाएंगे। रिडक्शन पोटेंशियल, ज्यादा समय नहीं है भाई मेरा, इसके बाद जस्ट क्लास ही है तो आपका हो भी जाना चाहिए। देखिए उसके बाद इट इज द पोटेंशियल विच ऑकर्स एट, क्या लिखेंगे बताओ, खुद से लिख लेंगे। इट इज द पोटेंशियल विच ऑकर्स एट कैथोड। देखो मेरे पास है पावर, तो हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। अरे भाई नहीं होगा, ये पावर नहीं यूज कर पाएंगे लग रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं ताकि आप साफ से देख भी पाए। ये सब आ जा रहा है, ठीक है, वो नहीं जा पाएगा, मेरे को लिखना पड़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या लिखेंगे, इट इज द पोटेंशियल विच ऑकर्स एट, सब चीज वही चीज गाएंगे। कहाँ लिखेंगे बताओ, कहाँ होगा, कैथोड। जो चेंज होगा वो मैं लिखते जा रहा हूँ, कैथोड। हेयर कौन सा चीज होगा, रिडक्शन, रिएक्शन ऑकर्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, हेयर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे भी सेम ही चीज होगा, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, एंड यहाँ पे क्या होगा बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। समझ पा रहे हैं, एज इट इज छापेंगे, जहां जहां चेंज करना मैंने कर दिया। रिएक्शन में देखिएगा ये उल्टा होगा, कॉपर 2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और बनाएगा कॉपर। अगर इसका पोटेंशियल का बात करेंगे तो देखो किसमें जा रहा है, 2+, Cu2+, किसमें जा रहा है, कॉपर। तो इसमें क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। जब घटता है, क्या बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2+ से 0 जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब घटता है तो रिडक्शन, जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन। और ये वाला पोटेंशियल तो इसी को कह दे रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको क्या कह दे रहे हैं बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड मानते हैं तो अलग बात है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है ये बात समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन के लिए एकदम सही सटीक बैठ जाएगा, ठीक है। तो जो रिएक्शन हो रहा है हमको इसको स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो देखिए हमेशा लिखा रहेगा बुक में जो Zn2+, वो बेसिकली क्या रहता है, स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड को लिया तो रिडक्शन पोटेंशियल को लेके चलता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जस्ट इसका उल्टा है, एक नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसमें अभी नहीं जानने की जरूरत है, आपका 3 मार्क्स है, आराम से फुल मार्क्स आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। देखिए ये वो क्वेश्चन है भाई, 17 सॉल्ट ब्रिज तो ये कर चुके हैं ऑलरेडी भाई, मेंशन इट्स फंक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बता देंगे, डिफाइन कर देंगे। एक ये है, उसके बाद धन्यवाद है, ठीक है। चलो भाई कर देते हैं, हम लोग यहीं थे ना, हाँ यहाँ तक हो चुका था, इस पे आते हैं, हो जाएगा, 10-15 मिनट लगेगा। कहाँ गया यार, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। आया भाई, क्या ही कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए यार आज का वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका काम में आएगा भाई। इसका मार्क्स भी सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, 9 मार्क्स के आसपास आ सकता है इस बार, क्योंकि पहले तो कम सब चैप्टर इंक्लूड था ना, अब तो चैप्टर हटा चुका है। तो देखिए ये आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, नाम ही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अरे करंट दोनों जगह से चलता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्टर इन्वॉल्व होगा, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। कंडक्शन या कंडक्शन बोल रहा है ना, तो कंडक्शन ही लिखना चाहिए, कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। देखिए एक जो वायर में चल रहा है, वायर में जो करंट बह रहा है ना, वो किसकी वजह से बह रहा है बताओ, वहां पे मूव कर रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ मूव करना चाहिए। करंट दो तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन मूव करवा के, जो कि आपका वायर में होता है, और एक सॉल्यूशन के अंदर चलता है। सॉल्यूशन के अंदर बोलने का मतलब सर देखिए, जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे भी देखिए करंट तो चल रहा है, क्योंकि सर्किट तभी कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे कौन बहता है, ये रॉड है ना, तो रॉड में कौन बहता है, इलेक्ट्रॉन बह रहा था।
और जो अंदर चल रहा था, अंदर का जो बात कर रहे हैं, वहां पे कौन चल रहा है बताओ? आयंस। तो इसमें जो चल रहा है उसी को कह रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक समझिए, थोड़ा समझना भी है। और इसको जो चल रहा है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, तो कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। और इलेक्ट्रोलिटिक में कौन चल रहा है बताइए? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मतलब आयंस, प्लस माइनस को कहते हैं आयंस। तो लिखेंगे इसमें पॉइंट बना के, इन दिस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लोज। कुछ ना कुछ बहना चाहिए तभी चलेगा। इसमें क्या बोलेंगे? इन दिस कंडक्शन आयंस फ्लो। क्या फ्लो करता है बताओ? आयंस। ठीक है, जैसे इसका बात करेंगे तो इसका अगर एग्जांपल दीजिएगा तो जिंक हो गया, रॉड, कॉपर हो गया। ठीक है, इसका बात करेंगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आ जाएगा Zn2 प्लस Cu2 प्लस, आयंस हो गया ना, मतलब चार्ज आ गया, NaCl। ठीक है, NaCl। इसमें बेसिकली किसकी वजह से होता है बताओ? It occurs electronic conductor, it occurs in metals। और ये किस में ऑकर्स करेगा बताओ? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उसी को कहते हैं जो टूट के आयंस दे, तो इसको कह देंगे इट ऑकर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इट ऑकर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एलिमेंट लिए है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट का, 0.1 मोलर, 0.5 मोलर, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, वायर जो ले रहे हैं, एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। इट डिपेंड्स अपॉन structure and properties of element। और ये किस पे डिपेंड करेगा बता दो? ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, कैसा उसका कंसंट्रेशन है, तो इसका कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे तो बस। अरे 2 ही नंबर का तो तुम कम ही 3 भी लिखे हो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे दिया करो, बस हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्शन होगा ना भाई, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। और जहाँ पे आयंस की वजह से होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो इसमें आयंस के फॉर्म में होगा। यहाँ पे भी आयंस ही है, NaCl एक्वस लिख लीजिए। एक्वस लिखेंगे मतलब ये पानी में टूट गया, Na+Cl-। यहाँ पे प्योर रहता है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। ठीक है, चले आगे। मेटल्स भी हो सकता है, कोई और इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, कार्बन इलेक्ट्रोड, वो सब लिख सकते हैं। ठीक है, मेटल्स, और उसके साथ साथ यहाँ इलेक्ट्रोड्स लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। कर लेना भाई, इसको देखते चलेंगे। ठीक है, शॉर्ट ब्रिज हम ऑलरेडी कर चुके थे, याद है? इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब रहता था। ठीक है, और क्या था, बात करते थे, सेल का सर्किट को मेंटेन रखता था। अगर जेली भरते थे, सॉल्ट रहता था, दोनों सेल को कंप्लीट कनेक्ट करता था। तो ये वाला ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन। मोलर कंडक्टिविटी बताए थे, आंसर लिख देते हैं, आंसर नंबर 18। मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे अगर एग्जाम में आता तो थोड़ा लिख लेना, बस हम जिसको लिखते चल रहे हैं। कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल आयंस। जितना भी आयंस आया, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल आयंस, conductivity produced by all ions containing 1 mole electrolyte
1 मोल, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो होना चाहिए मात्रा वो कितना होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, एग्जाम में शॉर्ट नहीं लिखेंगे, बार बार बता रहा है, प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, अलग अलग के लिए अलग अलग यूनिट, मतलब फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, यूनिट मतलब एक यूनिट लेंथ, आप कुछ बुक्स में आपका 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लिख सकते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, जिसको 1 सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, m का मतलब है मोलैरिटी, इसका यूनिट हम लोग बताए थे क्या होता था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पहले भी आया हुआ था, बताए हैं। बोल रहा है कि हाउ डज इट वेरी विथ कंसंट्रेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक ग्राफ पढ़े होंगे, डिबाई हक्केल ऑनसेगर इक्वेशन एक पढ़ते थे हम लोग, अगर आपको याद है तो ठीक है, बताते हैं। डिबाई हक्केल ऑनसेगर इक्वेशन से हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते थे इलेक्ट्रो स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक वाले को बस बता देते थे, डिबाई हक्केल ऑनसेगर इक्वेशन, ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी, ये था आपका किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अरे स्ट्रॉन्ग उसको बोलते हैं ना जो पूरा का पूरा टूट जाएगा, और जो पूरा नहीं टूटेगा उसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो पूरा टूट जाएगा उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता था, इस साइड रहता था लैम्डा एम और इधर है रूट सी। तो देखिए जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन घटाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा आता था, इस इक्वेशन से अगर ग्राफ खींचेगा तो ऐसा आएगा। और अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का बनाइएगा ना, ये किसके लिए है बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिए ऐसा। देखिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम घटा रहे हैं तो इसका मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ रहा है ना, देखिए इधर आ रहे हैं, यहाँ का कुछ वैल्यू है, तो देखिए यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का यही वैल्यू है, लेकिन वही अगर हम यहाँ आ गए, सी का वैल्यू देखो कम किया है ना, यहाँ से यहाँ है तो सी का वैल्यू कम किए भाई, तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी ये उल्टा चल रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगा, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। बात समझ में आ रहा है, ऊपर वाला स्ट्रांग के लिए, नीचे वाला वीक के लिए। तो क्या पूछा है, हाउ डज इट वैरी विथ कंसंट्रेशन फॉर वीक एंड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, खाली वैरी पूछा है तो कैसे वैरी करेगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इसको ही बोलते हैं, देखिए ना भाई, देखो यहीं से तो हो जाता, काहे उतना ग्राफ भी नहीं करना है, थोड़ा पढ़ लिए। देखिए चाहे स्ट्रांग और वीक के लिए बता दिए हैं, देखिए दोनों का केस में चाहे स्ट्रांग हो या वीक हो, लैम्डा एम का वैल्यू मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को बढ़ाइएगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। देखिए जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन आगे की ओर जा रही है, ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, तो लिखेंगे दोनों का केस में, फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को बढ़ाइएगा ना तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या वैल्यू होगा, घटेगा, उल्टा चलता है। देख लीजिए इसका वैल्यू को मोलैरिटी को कह रहे हैं कंसंट्रेशन, अगर इसका वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये नीचे है ना, नीचे वाला चीज को अगर बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला चीज घटता है। तो कह सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में होगा, उस केस में जो कंडक्टिविटी आएगा उसी को कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। और ये कैसा वैरी करेगा, तो इन्वर्सली होता है, याद रहेगा कैसे वैरी करता है उसके लिए भी मैंने बता दिया है, ठीक है। डी बाई हक्केल ऑनसेगर स्ट्रॉन्ग के लिए लगता है, ये एक फार्मूला होता है, बस अगर नहीं आ रहा तो बस आप इसको हटा भी दीजिएगा, सिर्फ ये भी पार्ट लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, 2 नंबर का सवाल ही है। आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी ठीक है, देख लीजिए ये लास्ट क्वेश्चन है। तो तुम्हारा 2017 तक का सारा, ये 2017 में आया होगा, इधर उधर हो चुका है क्योंकि हम इसको बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इधर से उधर हो जा रहा है, ईयर वाइज लिखे थे पर ये अंदर चला गया होगा। यह 2017 में 3 नंबर में आया हुआ है, ठीक है, 2017 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। देखो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, पूरा बैटरी बना के नहीं दिया है, याद है हम बताए थे, जिंक है और क्या है Zn2+, 0.1 मोलर, ठीक है। ये एनोड हो गया ना, यहां से यहां क्या हो गया, एनोड। उसके बाद डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, ब्रिज, स्टार्टिंग में बताए थे। फिर उसके बाद कॉपर 2+, इसका ही वैल्यू है 0.1 मोलर, और फिर उसके बाद है कॉपर, ये वाला चीज क्या हो जाएगा, एनोड ब्रिज कैथोड, वही चीज है यार, सेल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ यही बैटरी का आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, ABC करके कर लेंगे। क्या पूछा गया है, व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ अ सेल
इफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द एनोड कंपार्टमेंट इज इंक्रीज्ड। बोल रहा है कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा एनोड कंपार्टमेंट, एनोड कंपार्टमेंट मतलब इसका कंसंट्रेशन का अगर वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा ई सेल में। तो ई सेल के लिए आपको नस्ट इक्वेशन लिखना होगा। कुछ भी टेम्परेचर नहीं दिया है ना तो हम मानेंगे कि कौन सा टेम्परेचर है, जरा देखिए। कुछ भी नहीं होगा तो हम टेम्परेचर 298 मानेंगे फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। आप एक ही याद रखिए, आपके लिए ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। और आपका ई सेल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग बताए थे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग। यहाँ पे जो रहता है ना कंसंट्रेशन किसका लेते हैं, प्रोडक्ट का, और नीचे रहता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, और बेस क्या होता है 10। ये फॉर्मूला है, इसी को कह रहे हैं नस्ट इक्वेशन। ये कब लगाएंगे बताओ, एट 298 केल्विन, ठीक है। ये 298 पे लगेगा। अब देखिए इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। बताओ एनोड पे क्या होता था, बताओ एनोड पे जो रिएक्शन होता था वो क्या होता था, देखो जरा इधर लिख रहे हैं, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होता है याद रहेगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो देखिए क्या होगा, जिंक किस में जाएगा, Zn2 प्लस, प्लस क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जिंक है, Zn2 प्लस जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा। और रिएक्शन एट कैथोड का बात करें तो कैथोड में क्या आ रहा होगा, देखो कॉपर 2 प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा था वही खाएगा और क्या बना देगा, कॉपर। हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं। अगर पूरा सेल में अगर पूछा जाएगा ना कि कैसा रिएक्शन चल रहा है तो लिख सकते हैं, ये देखो एनोड और कैथोड। अब दोनों मिला के क्या बनता है बताओ, रिडॉक्स। तो मिलाने का तरीका होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा जोड़ेंगे दोनों को कि इलेक्ट्रॉन कट जाए। देखो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को सिर्फ जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, जिंक। इधर क्या बचेगा, कॉपर 2 प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, Zn2 प्लस, और ये क्या है, कॉपर। लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ, राइट वाला को राइट के साथ। प्रोडक्ट में देखिए Zn2 प्लस है और कॉपर है, बट ये सॉलिड होता है ना, सॉलिड के लिए 1 मानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपको पता होगा तो वेरी गुड, और नहीं पता तो बता रहे हैं। सॉलिड के लिए 1 मानते हैं, यहाँ पे भी सॉलिड है तो दोनों जगह तो सॉलिड सॉलिड है, तो इसके लिए कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट में बताओ कौन आ रहा है, Zn2 प्लस, प्रोडक्ट में आ रहा है Zn2 प्लस। यानी इसी इक्वेशन को हम लिखे थोड़ा सा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059। कितना इलेक्ट्रॉन चला है बताना तो इस रिएक्शन में, पूरे रिएक्शन में 2-2। पूरे रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो देखा जाता है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चल रहा है। ये 2 छोड़ रहा है, ये 2 गेन कर रहा है, तो 4 मत कर देना, 2 ही है। तो 2 लॉग क्यू, क्यू की जगह प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में किसके लिखेंगे, सिर्फ Zn2 प्लस का, और नीचे में क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉपर 2 प्लस का। कर सकते हैं ये, देखिए ये एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा था, व्हाट विल हैपन टू द ईएमएफ ऑफ अ सेल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द एनोड कंपार्टमेंट इज इंक्रीज। अगर एनोड का कंपार्टमेंट में कौन है, जिंक वाला, अगर इसका वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा स्टेटमेंट बनाते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। देखो अगर आप एनोड पे क्या है बोल रहा है, इफ एनोड पे था उसको बढ़ाते हैं, इफ एनोड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। अगर एनोड का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, मतलब क्या बोलना चाह रहा है बताओ, Zn का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। एनोड पे यही है ना, Zn है, देखो तो ये वाला टर्म पूरा इंक्रीज होगा, मतलब निगेटिव। देखो इसके आगे निगेटिव वाला चीज है तो ये पूरा टर्म क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब कोई चीज है, देखो जैसे पहले 5 में से माइनस कर रहे थे 1 तो कितना आंसर आ रहा था, 4। अगर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो यही तो है ना, फाइनल रिजल्ट क्या हो जा रहा है, अगर ये वाला वैल्यू बढ़ेगा तो ये वाला आंसर कम हो जाएगा। तो पूछ रहा है ई सेल में क्या फर्क पड़ेगा, अगर Zn2 प्लस का वैल्यू बढ़ाइएगा तो ये पूरे टर्म का वैल्यू बढ़ेगा, यानी निगेटिव वाला चीज का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ई सेल का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो वही लिख देंगे, इफ Zn2 प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस देन ई सेल क्या होगा, डिक्रीजेस। यही आपको करना पड़ता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला पूछता था पहले, अब तो सिंपल सिंपल सा पूछता है, ठीक है। यहीं तक था, देख लीजिए आप आराम से, और कुछ दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं।
सिंपल सा, देखिए ना, ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये भी वैल्यू बढ़ेगा, तो निगेटिव वाला चीज अगर बड़ा होगा ना तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा। करके दिखाया, देखो 5 में से 1 माइनस करेगा तो 4 आएगा, अगर 2 माइनस करोगे तो 3, तो घट रहा है ना ओवरऑल, यही वाला वैल्यू है, इसको कह रहे हैं ई से, ये वाला वैल्यू घट रहा है, जैसे जैसे ये वाला वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये वाला वैल्यू घटते जाएगा। तो पूछ रहा था कि क्या होगा, ए नोट पे था, बढ़ाएंगे तो ए नोट पे कौन है, जिंक, अगर जिंक का वैल्यू को बढ़ाइएगा तो ई सेल का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, यही बात था। तो यहाँ पे जाके आपका कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम केमिकल काइनेटिक्स का बना देंगे, फिर उसके बाद डी एंड एफ कोऑर्डिनेशन, इसी तरह से सीक्वेंस वाइज चलते चलेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक पूरा क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट भी बता दिया हूँ, इससे बाहर कुछ आने का चांसेस बहुत रेयरिस्ट है, लेकिन आप इसको भी अगर समझ के पढ़ेंगे तो मार्क्स स्कोर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।